अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिद चिश्ती और आज हम मौजूद हैं यूनिकेयर हॉस्पिटल में और यहाँ हमारी एक बहुत ही प्यारी और होनहार माहिर नफ्सियात हैं समरा शाहिद साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। समरा, आप मुझे ये बताएं कि आप माहिर नफ्सियात हैं, नफ्सियात बेसिक क्या है? नफ्सियात बेसिकली आप कह लें कि इंसान सोचता क्या है और उस सोचने की बेस पे वो बिहेवियर कैसा करता है। मतलब हर इंसान जिस तरह से भी चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई नफ्सियात होती है, यानी कोई ना कोई सोच होती है और उस सोच की ही बेस पे उसका वो अमल हो रहा होता है। सो ये बेसिकली इंसान की नफ्सियात है और इससे ही मुतल्लिक फिर आगे नफ्सियात के ही मसाइल शुरू होते हैं। आप माहिर नफ्सियात ही की तरफ क्यों आपने ध्यान दिया? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं। मैं इस फील्ड में शुरू से ही हूँ। मतलब अक्सर होता है कि नहीं आगे आके स्विच कर लिया या मेडिकल में जाना चाहते थे लेकिन इस फील्ड में आ गए, लेकिन मैं इस फील्ड में स्टार्टिंग से ही हूँ। और जब मैं अभी स्कूल में जाती थी, मैट्रिक में थी मैं, तब से ही था कि नहीं मैंने इस फील्ड में जाना है, क्योंकि बड़ी एक ये क्यूरियोसिटी वाली, एक तजस्सुस वाली ये फील्ड है कि क्या है इंसान, क्या सोचता है, अगर उसका कोई बिहेवियर हमें सही नज़र नहीं आ रहा तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी। सो मैं उसी अपने इंटरेस्ट को लेते हुए इस फील्ड में हूँ। ठीक है। अच्छा, बच्चों में और बड़ों में नफ्सियात डिफरेंट होती हैं या एक जैसी पाई जाती है? नहीं, बिल्कुल देखें, जब एक बच्चा है, बच्चे की कुछ साल तक की स्टार्टिंग में उसकी प्रॉपर, जिसको हम एक वर्ड बोलते हैं कॉग्निशन, यानी सोचने समझने की सलाहियत, ठीक है। वो अभी प्रॉपर तौर पे उसमें वो बनती नहीं है। लेकिन एक अडल्ट जो बड़ा इंसान है, बालिग इंसान है, उसके अंदर वो सलाहियत मौजूद होती है कि वो सोच सकता है, समझ सकता है, अपनी सोच को मनफी या मुस्बत कर सकता है अपने अंदाज से। लेकिन बच्चे में ये चीज़ की अभी फुकदान होता है। बच्चे की सिर्फ सोच अगर आएगी, उसको ये नहीं पता होगा कि ये सोच मेरी मुस्बत है या मनफी है। तो ये बड़ा एक मेन दोनों में फ़र्क है। जो नफ्सियाती बीमारियां होती हैं बच्चों में या बड़ों में, उसका इलाज आप कैसे करते हैं? ये दोनों आप कह लें कि ज़रा दोनों का अंदाज या तरीका इलाज मुख्तलिफ है। अगर हम बच्चों से मुतालिक बात करें तो बच्चों के यहाँ तो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं बड़े डिफरेंट किस्म के, जिसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, ADHD कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। ये हैं शदीद किस्म के जिन्हें आर्जा या डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके अलावा उनके होते हैं सिर्फ बिहेवियरल मसले। ठीक है, सिर्फ उनके रवैयाती मसाइल आ गए हैं या कभी कभार कोई नफ्सियाती मसला आ गया है जो कि उनकी डेवलपमेंट का ही फेज़ होता है। माँ बाप को लग रहा होता है बच्चा बड़ा ज़िद करना शुरू हो गया है, रोना धोना कर रहा है, इसमें गुस्सा बड़ा आ गया, चीज़ें फेंक रहा है, इसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है। लेकिन वो सिर्फ एक उसकी उस एज का मरहला होता है कि उसने वहाँ से गुजरना और फिर उसकी नशोनुमा ऐसे होती जानी है। तो इसी तरह से उसके अंदर बच्चों में डिफरेंट होते हैं। अब इसी तरह से बड़ों में भी देखे जाएं तो बड़ों के मसाइल उनके अकॉर्डिंगली हैं। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, पढ़ाई से मुतल्लिक आ गए, जॉब से मुतल्लिक आ गए, मैरिटल लाइफ से रिलेटेड मसले आ गए हैं, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, कॉमन ये सब चीज़ें। ठीक है। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो दोनों में होते हैं, बच्चों में भी और बड़ों में, लेकिन उनका आप कह लें कि सिम्टम्स मुख्तलिफ होते हैं। शदीद किस्म की जो नफ्सियाती बीमारियाँ वो कौन कौन सी? अच्छा जी, शदीद किस्म की अगर हम अडल्ट्स के बारे में अगर बात करें बड़ों से मुतालिक, तो उनमें जो एक स्फीयर किस्म की साइकेट्रिक इलनेस या शदीद जिसको नफ्सियाती मसला कहा जाता है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिया अपने अकॉर्डिंग जिसको कहा जाता है। ठीक है। अब उसमें ये होता है कि अक्सर हमने अपने इर्द गिर्द देखा भी होगा कि ये बैठा है तो खुद से हंसता जा रहा है, आप पे गल्ला करी जा रहे हैं, पता नहीं कौन नज़र आ रहा है, ये बातें होती हैं। या बड़ी कॉमन स्टेटमेंट कही जाती हैं, ऐसे तो जिन्ना आ गया है, जिन्ना गला करदा है। ठीक है, यानी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो और घर वाले भी जो होते हैं वो बाबों की तरफ भागना शुरू करते हैं। वो तो उसके ट्रीटमेंट पे हम अभी बाद में आते हैं, लेकिन जो उसके सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें ये जो बेसिकली लोग कह रहे होते हैं ना कि इन्हें कोई नज़र आ रहा है, गल्ला कर रहा है, या इन्हें पड़ी नज़र आ रही है, जिन नज़र आ रहा है, वो बेसिकली उसको साइकोलॉजी की टर्म में, मेडिकल टर्म में हेलुसिनेशंस कहा जाता है। ठीक है। तो वो हेलुसिनेशंस जो उसको कहा जाता है, हेलुसिनेशन का मतलब यही होता है कि एक्चुअल में कुछ है नहीं, लेकिन उनको लग रहा होता है कि है,
अब जैसे उसे नजर आ रहा है कि कोई इंसान मेरे सामने बैठा है और वो मुझसे बात कर रहा है, ठीक है, या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ठीक है। हमारी जैसे 5 हिस्से होती है ना, 5 सेंसेस, देखने की, सुनने की, टच करने की, इन्हीं 5 सेंसेस से ही मुतालिक उसके अंदर हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाती है। यानी या नज़रों से अगर हम देखें तो कुछ नज़र आ रहा है, या कुछ सुनाई दे रहा है, या कुछ ऐसी स्मेल्स आ रही हैं जो दूसरे लोगों को नहीं आ रही, ठीक है, या अगर खाना खा रहे हैं सबको नमक मिर्च मसाले सही लग रहे हैं, उसको लगेगा मीठा है या कुछ हट के टेस्ट है, ठीक है। इसी तरह से ये जिस्म पे महसूस हो रहा है कि कुछ चल रहा है, कुछ टच महसूस हो रहा है, अगर हमें ये हार्ड है उन्हें सॉफ्ट लगेगा। मतलब हमारी 5 सेंसेस से मुतालिक जो चीज़ नहीं है वो उनको प्रेजेंट लग रही होती है, तो ये हेलुसिनेशन आती है। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया का एक बड़ा और कॉमन है जिसको डिल्यूजन्स कहा जाता है, ठीक है। डिल्यूजन भी यही है जिसको हम कहते हैं फॉल्स बिलीफ, यानी उनका वो बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था कि नहीं ये ऐसा ही है। अब ये आपने देखा होगा अक्सर ओल्ड एज में या फीमेल्स में इसका ज़्यादा प्रेवलेंस होती है, शक करना, ठीक है, बड़ा कॉमन होता है कि फलाना बंदा मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है, इन्हें तवीज़ धागे करते ने, ठीक है, मेरे नाल कुछ ना कुछ हो रहा है, या कुछ थोड़ा सा भी हुआ है तो इन्हें किता है। ये बड़ी कॉमਨ चीज़ है। कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ लोगों ने बहुत ज़्यादा। नहीं, शुक्र है घर वालों को मैं समझाती रहती हूँ कि अब फील्ड ऐसी है कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, तो उस तरफ से तो मुझे ज़रा सुकून रहता है। लेकिन ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है, उठते बैठते कोई ना कोई कुछ कह रहा होता है, मेरे साथ ऐसे हो गया है, फलाना बंदा मुझे देख रहा है, मुझे ट्रीट कर रहा है, मेरे पीछे पीछे है, तो ये चीज़ें बड़ी चलती हैं। तो ये है शदीद किस्म का ज़हनी मसला जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। और इसका जो इलाज है वो क्या है? अच्छा, इसका इलाज जो है वो सबसे पहले तो दवाइयों पे है, क्योंकि ये बड़ा शदीद किस्म का है, ठीक है, तो वो मेडिकेशन ही आती है जो साइकेट्रिस्ट देते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जब वो थोड़ा सा इस लेवल पे आए कि समझना शुरू हो, ठीक है, फिर साथ में साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी थेरेपी होती है कि जो उनको नज़र आ रहा है या जो उनका बिलीफ बन गया है कि नहीं ऐसा ही है, फिर वो उस बिलीफ के ऊपर वर्किंग करते हैं, सोच को बेसिकली बदलना। अच्छा समरा, आप नफ्सियाती जो है वो मरीज़ों को चेक कर रही होती हैं, कभी ऐसा हुआ किसी मरीज़ ने आपको प्रपोज ही कर दिया और डायरेक्टली आप उससे शादी करना चाहती हैं, या क्या वो ये इस तरह के? अच्छा, ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी फील्ड में ये चीज़ अक्सर होती रहती है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि अब एक पर्सन आके जब हमें अपने मसले बता रहा है कि मेरे से ये मसला चल रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ में ये है, हम उससे रिलेटेड उनको गाइडेंस दे रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, तो कहीं ना उनका अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। और उसका हमारी टर्म में ट्रांसफर्स कहा जाता है, ठीक है, यानी ट्रांसफ़र हो रही है अटैचमेंट या कुछ भी इस तरह से। तो अब मेरी पर्सनल अभी तक एक्सपीरियंस में अक्सर 2-3 बार मेरे से ऐसा हुआ है। एक क्लाइंट थे, OCD उनका था, डिसऑर्डर्स के रिलेटेड मैं उनकी थेरेपी कर रही थी, तो उनकी एट दी एंड स्टिल आके वही अटैचमेंट और वो चीज़ें होना शुरू हो गया, और मुझे कह रहे हैं कि आप अगर मैं मतलब शादी के लिए इंटरेस्टेड हूँ ना, तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये होता है क्योंकि कुछ हमारे एथिकल कोड्स भी होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ भी हमने देखना होता है कि अगर ड्यूरिंग थेरेपी कोई इस तरह का सीन है तो उस पर्सन के साथ हमें या तो थेरेपी ख़त्म करनी पड़ती है या उसको किसी और को रेफ़र करना पड़ता है। सो फिर हम कोड्स के अकॉर्डिंगली और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उस तरह से अपना आगे स्टेप जो है उसको करते हैं। कभी ऐसा हुआ हो आपको वाकई ये लगा होगा यार ये मरीज़ नहीं मुझे लग रहा है, ये वाकई सच्ची मुच्ची में जिनकी मुझे प्रपोज कर हाँ नहीं, ऐसा ही है कि वो मरीज़ हो या ना भी हो, लेकिन वो एक्चुअल में ही चाह रहा होता है ये करना कि हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है, फैमिली से भी मिल लिया हुआ है, डिटेल हिस्ट्री वगैरह के लिए, ट्रीटमेंट के लिए फैमिली ने मिला हुआ है, देखा हुआ है, तो चलो अब ये मेरे मसले को समझ रही है, तो इसका मतलब है ये ज़िंदगी में भी अच्छे मेरे साथ चल सकती है। अच्छा, बच्चों में जो नफ्सियाती मसाइल हैं वो क्यों पैदा होते हैं और उनका हल क्या है? बच्चों में जो नफ्सियाती मसाइल, अगर हम सिर्फ एक सरफेस लेवल पे देखें, जो कि सिर्फ सिंपली बिहेवियरल मसले आ गए हैं, ठीक है, जैसे रोना धोना है, बगैर किसी वजह के ज़िद करनी है, गुस्सा करना है, और टेंट्रम शो करना, यानी कि बगैर किसी वजह के बस चीख रहे चला रहे हैं, फर्श पे गिर रहे हैं कि ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, इस तरह की बेसिक्स चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ अब डिपेंड कर रहा होता है, सबसे मेन जो बच्चों में ये चीज़ों की वजह आ रही होती है ना, उसको कहा जाता है लर्निंग, ठीक है, क्योंकि बच्चा आप देखिए पैदा होते साथ ही उसको नहीं पता कि ये गिलास है तो इसको उठा के मैंने पानी कैसे पीना है, ठीक है, उसने किसी को करते देखा है तो उसने फिर ही वो चीज़ की है। इसी तरह से अब अगर बच्चा कोई नेगेटिव बिहेवियर भी कर रहा है तो उसने एक बार कहीं ना कहीं से तो देखा, ठीक है, और अमूमन वो घर के माहौल से ही होता है, माँ बाप को लड़ते देखा है, ठीक है,
माँ को, सास को, कोई भी जो घर के होते हैं आपस में, उनको देखा है, कभी कभार अक्सर बाप को हाथ उठाते देखा है माँ पे या बच्चों पे ही। तो यही चीज बच्चे ने भी लर्न की है और उसको पता है कि मैं ऐसे ही करूंगा तो वो काम हो जाएगा। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे को माहौल क्या है, वो कहाँ से क्या चीज सीख रहा है, और वो ही उसके अंदर नेगेटिव बिहेवियर क्रिएट करती है। क्या माँ बाप जो है उनको भी चूँकि नफ्सियाती बीमारियों का पता नहीं होता, वो खुद नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, वो बच्चों की परवरिश जब कर रहे होते हैं उनको तो ये भी नहीं पता होता कि ये बच्चे हमारे सही जगह पे जा रहे हैं, सही जगह पे नहीं जा रहे होते। तो उस तरह के जो पेरेंट्स हैं उनके हवाले से आप क्या कहें? अच्छा, दो बातें हैं कि पहली तो ये कि अक्सर माँ बाप खुद भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी भी इस तरह के नफ्सियाती मसाइल से दो चार होते हैं। उसकी वजह से असरअंदाज हो रहते हैं बच्चे। ठीक है, एक तो बच्चे माँ बाप की वही बिहेवियर को लर्न करके अपने अंदर ला रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी वजह ये कि माँ बाप सही भी हैं, उनके साथ कोई ऐसा नफ्सियाती मसला नहीं है, लेकिन उनका जो पेरेंटिंग का अंदाज है, यानी तरबियत जिस तरीके से वो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है बच्चों के ऊपर। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे 4 बेसिक अंदाज हैं पेरेंटिंग स्टाइल, जिसको सिंपली कहा जाता है कि किस तरीके से माँ बाप जो है बच्चों को देख रहे होते हैं। ठीक है। यानी उसमें जो बेस्ट तरीका है उसको अथॉरिटेरियन कहा जाता है। ठीक है, उसमें होता ये कि माँ बाप ने बच्चों के साथ रूल्स सेट किए हुए हैं, ग्राउंड सेट की हुई है कि ये रूल्स हैं। जैसे अगर टाइम रखा हुआ है रात को 7 या 8 बजे के बाद घर कोई से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, तो बच्चे ने उसको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं है, वो बच्चों के साथ कोऑपरेटिव भी हैं। अच्छा, आज सारा दिन क्या किया, बैठ के डिस्कशन हो रही है सारा दिन में, मतलब जो फैमिली टाइम होता है वो चीज़ें भी हो रही हैं। सो इस तरीके को बेस्ट समझा जाता है कि ये तरबियत का तरीका अच्छा है। ठीक है। बच्चों और वालिदैन के बीच में कौन से कुछ चंद ऐसे रूल हैं जिनकी वजह से बच्चे और माँ बाप दोनों खुश रह सकते हैं? ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी आजकल हमें बहुत ज़्यादा। इसमें ये कि सबसे पहले तो जैसे अभी मैंने बात भी की कि ग्राउंड रूल्स सेट होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, वो ग्राउंड रूल क्या क्या है? अब ये हर घर के अकॉर्डिंगली होंगे, हर फैमिली के अकॉर्डिंग, या जैसे माँ बाप हैं उनके अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, कल्चर्स के अकॉर्डिंगली भी डिफरेंट होता है। तो अपने अपने घर के लिहाज से सबने रूल सेट कर लेने हैं। जैसे खाने पीने के मामलात हैं, ठीक है, उठने बैठने, चलने फिरने, पहनने के, हर चीज़ के मामला, फिर उनके रिलीजियस मामला जैसे भी हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना है, जो सेक्टर से वो बिलोंग करते हैं उन चीज़ों को, ग्राउंड रूल्स। फिर आ जाता है कि बेसिक बच्चों को माँ बाप ने कितनी लीनियंसी दी हुई है हर मामले में। ठीक है, बाहर जाना है, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है, पढ़ाई के मामले में ये चीज़ें सेट होनी चाहिए, बड़ी क्लियर कट। ठीक है, ये नहीं कि माँ बाप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा प्लीज़ कर लो, प्लीज़, ऐसे भी नहीं। एक बात सेट हो कि ये चीज़ें हैं और होनी है। ठीक है। दूसरी बात है कि हर चीज़ में डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे यहाँ सोसाइटी में मोस्टली के मेल पावर होती है। जी जी, बिल्कुल ठीक भी है, इसको गलत नहीं कहा जा रहा, लेकिन उसके अंदर ओपिनियन सारी फैमिली का साथ होना चाहिए। जैसे अगर बाप ने कोई मामले पर डिस्कशन करनी है, कोई छोटा मोटा हम घर में कुछ करना है उसके बारे में, वो बीवी को बिठा रहा है, ठीक है, बच्चों के सामने एक माँ को बिठाया जा रहा है और साथ बच्चों को भी। ठीक है, अब अपनी अपनी राय सब दे रहे हैं। ठीक है, डिसीजन लास्ट में जो फादर या जो मेल उनकी होगी वो ले। तो ये बच्चों पे एक बड़ा पॉजिटिव लेके आते हैं इस तरीके से कि उनमें कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, कि हमसे कोई पूछा जा रहा है ना। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, सेल्फ एस्टीम उनकी हाई होती है। दूसरी बात, माँ को जब बाप इंपॉर्टेंस दे रहा है तो बच्चे को भी पता है कि मेरी लाइफ में किसी भी तरह से जो औरत आ रही है मैंने इंपॉर्टेंस उसको देनी है, उसको वैल्यू देनी है, क्योंकि ये बड़ा मसला हमारे आजकल यहाँ पे कॉमन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सेटल्ड होनी चाहिए, और सबसे ओपन कम्युनिकेशन। ठीक है, हर रिलेशनशिप में स्पेशली माँ बाप और बच्चों के मामला में ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। खुले आप बैठ के बातचीत करें, जो आप फील कर रहे हैं, जो बच्चे महसूस करें, एक दूसरे को बताएं। ठीक है, फिर मामला बहुत बेहतर है। अच्छा समरा, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे होते हैं, जिस माशरे में हम रह रहे होते हैं, अब हमारे इर्द गिर्द कहीं मजहबी बेस है, कहीं इलाकाई बेस है, कहीं कल्चर है, कहीं फ़िरका वरायत है। ये गली में आप चले जाए तो उसमें डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, कौन सही है कौन गलत है इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अब ऐसी सिचुएशन में जो हमारी ज़हनी बीमारियां पैदा होती हैं, उनका हल कैसे किया जा सकता है, और कौन सा ऐसा अमल है जो हमारी सारी सोसाइटी मिलके करें तो ये ज़हनी बीमारियां पैदा ना हो? देखो,
अच्छा, ये वाकई बड़ा मसला है, और जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं मोस्टली अगर आप रेशो देखी जाएं तो वो इसी तरह से मसले उसमें आ रहे होते हैं। तो उसमें ये कि सबसे मेन चीज़ जो सबसे पहले हम देख रहे होते हैं कि ये हो रही है, वो उसको आप सिंपली कह लें कि डिप्रेशन है, ठीक है। अब उसके पीछे वजूहात बिल्कुल जैसे अभी आपने हाईलाइट की इसी तरीके से कि अगर हम फ़िरका वारियत को ही देख लें तो फ़िरका वारियत पे ये एक ही महल्ले में हर फ़िरके के लोग रह रहे हैं। इसको सिंपली स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है कि हर इंसान का अपना स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है। मसला तब ये आता है कि जब इंसान अपने आप को छोड़ के दूसरे को देखना शुरू कर देता है, ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, और अपने ऊपर फोकस नहीं होता। मेन प्रॉब्लम यहाँ से अराइज हो रही है कि जब इंसान सेल्फ सेंटर्ड नहीं, दूसरों से रिलेटेड सेंटर्ड हो रहा है, फोकस्ड हो रहा है। अब वो चाहे फिरके के मामले में है, उसके घर के मामले में है, किसी भी किस्म का जो मामला है उसमें ये चीज़ पाई जा रही है। तो अभी तक मेरी अपनी पर्सनल जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उसमें जो चीज़ को मैंने देखा है कि इससे रिलेटेड जो चीज़ से बेहतरी आ रही है लोगों की ज़िंदगी में और डिप्रेशन में, वो यही है कि जब मैं उनको इस चीज़ के ऊपर लेके आती हूँ कि दूसरों से फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस लेके आ जाए। अपने ऊपर फोकस आएगा, इसमें सबसे पहली बात तो ये देखी जाएगी कि मैं क्या करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। जब पहली बात तो उस चीज़ को रियलाइज़ करना, ठीक है। उस चीज़ के बाद दूसरा काम है कि जो भी कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ये समझ आएगी तो उसको ठीक भी किया जाएगा। पॉजिटिव है तो इम्प्रूव हो, जबकि डिप्रेशन में मोस्टली नेगेटिव थिंकिंग ही होती है, ठीक है, वही डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो उसी नेगेटिव थिंकिंग को फिर फोकस कराना है कि मेरे अंदर ये नेगेटिव सोच है, मैं इस अंदाज से सोच रही हूँ, तो इसको अब ठीक भी कैसे करना है, इस सोच को चेंज कैसे करना है। तो ये बहुत हमारे आजकल यहाँ पे ज़रूरी है कि इंसान दूसरों को छोड़ के अपने ऊपर फोकस करे। दूसरा ये भी बड़ा आता है कि अब जब हम दूसरों पे फोकस करते हैं तो अक्सर हमें अपने अंदर खामियां और कमियां ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती हैं। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, कंपैरिजन आना शुरू हो जाता है। तो ये भी लीड करती है डिप्रेशन की तरफ। ठीक है, डिप्रेशन का हल क्या है और डिप्रेशन इंसान के अंदर आता कहाँ से? अच्छा, डिप्रेशन बेसिकली पहले अगर हम बात करें कि कहाँ से आता है, इसकी वजूहात क्या हैं, तो जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं कि कुछ तो हैं जब इंसान दूसरों पे फोकस करे। दूसरी एक रीज़न इसकी सबसे आ जाती है बड़ी कॉमन, जो कि जेनेटिकली होती है। अगर तो किसी इंसान के पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, फैमिली में, किसी भी ब्लड रिलेशन में कोई इस तरह का नफ्सियाती मसला है, कोई भी, ठीक है, तो उसके चांसेस होते हैं कि आगे से नेक्स्ट जनरेशन में वो आ सकता है। ठीक है। दूसरे जो कॉजेज होती है वो वही बात लर्निंग वाली होती है कि अगर आसपास में कोई है पर्सन, उसको देखा जा रहा है। अक्सर बच्चे अपने टीचर्स को, अपने रोल मॉडल्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं, वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वही चीज़ उनके अंदर आ रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसको लीड करती है। तो ये इसकी वजूहात है। इसके साथ साथ अब अगर देखा जाए कि डिप्रेशन का हल क्या है जी। डिप्रेशन अगर तो बड़ा स्वेयर लेवल पे है, ठीक है, कि उसमें सुसाइडल आइडिएशन आना शुरू हो गई है, इंसान खुदकुशी की तरफ जाना शुरू हो गया या कुछ इस तरह, तो इस तरह के कंडीशन में तो एडमिशन भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। इससे ज़रा अगर कम मॉडरेट लेवल पे आए तो साथ में दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उसके साथ साथ थेरेपी होती है। ठीक है। और थेरेपी डिप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी थिंकिंग का ही मैटर होता है। और थेरेपी क्या क्या है आपके पास? थेरेपी में बेसिकली हमारे यहाँ पे एक जो मोस्ट कॉमन है CBT, जिसको कहा जाता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें बेसिकली थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन बता दूं तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ये दो बेसिकली आप देखेंगे, कॉग्निटिव, दूसरा बिहेवियर। कॉग्निटिव या कॉग्निशन से निकला, जिसका मतलब है सोचने समझने की सलाहियत, यानी पहला काम तो उनकी सोच को देखना, उसको ऑल्टरनेट करना। दूसरा काम उस सोच की वजह से जो बिहेवियर में चेंज आ रहा था उस पे वर्किंग है। ये ओवरऑल बड़ा डिटेल एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी होती है हमारी, और फिर आगे से प्रैक्टिस में भी होती है कॉग्निटिव बिहेवियर। दूसरी जो मेरी प्रैक्टिस जो मैं मेन से आज यूज़ करती हूँ वो है DBT स्किल्स थेरेपी। ठीक है। इसका मतलब होता है डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ठीक है। अब DBT जो हमारे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में बाहर जाएं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ये अब शुरू हो रही है और इसको ज़्यादा प्रेफर भी किया जाता है। उसकी वजह ये है कि DBT में जो है वो फोकस होता है इंसान के ऊपर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, उसका पास्ट वो चीज़ें नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग और उसका प्रेजेंट, कि जो अभी ये चल रहा है इसके साथ क्या मसला, वो इसको कैसे ठीक करें। ठीक है। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव इफेक्ट है। मेरे पास अभी तक जितने लोग आते हैं इसके मसले के साथ और मैं DBT के थ्रू उनके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो इसका आता है। एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए?
एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले तो ये है कि इंसान अपने ऊपर देखे, ठीक है, ठीक है, अपने अंदर चाहे तो खामी है चाहे खूबी है, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करें। बिल्कुल सही। मसला तब आता है हम एक्सेप्टेंस में नहीं आते कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो नहीं, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना शुरू करें, चाहे जो भी अपने अंदर खामी है या खूबी है, एक्सेप्ट करेंगे तो उसके ऊपर वर्किंग भी होना शुरू होगी। ठीक है, और दूसरी बात कि प्रेजेंट में रहें, हाल में मौजूद रहें, ठीक है, ना तो आप माजी में जाएं ठीक कि है, हो गया सी, वो हो गया सी, सब छोड़ दें, ठीक जो है। हो गया हो गया। ठीक है। अब वो अक्सर मैं कहती हूँ हमारे पास डोरेमोन कार्टून में जो टाइम मशीन होती है उसकी हाँ। वो तो है नहीं, हम हाँ, पीछे जाएं बिल्कुल उसको ठीक कर ऐसे लें। ऐसे ऐसे। तो इसीलिए जो है हमने वहाँ रहना है, ठीक ठीक है। है। और ना ही हम फ्यूचर में जाएं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। सही। आप अभी पे फोकस करें, मैं अभी कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है। और ये आपको मेंटल एक जो आपका बीमारी कह लें वो बिल्कुल बैलेंस में आपको रखती है मेंटली तौर पे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सबरा, मुझे आपका जो इंट्रोडक्शन है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कंप्लीट जो आपका इंट्रोडक्शन है वो ज़रा मैं चाह रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि मैंने बिल्कुल मैं भी एक आम से घराने से, लाहौर की, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मैं अपनी फैमिली में दयाल वाली साइड पे पहली हूँ जो इस लेवल तक आई हूँ। ठीक है। तो उसमें अब ये है कि मैंने अपना जो मास्टर्स था, ग्रेजुएशन, वो मैंने किया लाहौर कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद मैंने उसी को आगे कंटिन्यू किया। मैंने अपना एमएस जो है हायर एजुकेशन वो वहाँ से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से वहाँ से कंप्लीट की। और फिर वहाँ से ही मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन मज़ीद जो है साइकोलॉजी में वो वहाँ से ही की, थेरेपी में। ठीक है। और मुझे अब साइकोलॉजी की फील्ड में इसको पढ़ते हुए, एक्सपीरियंस ये सब करते हुए मुझे मोर देन 10 इयर्स हो चुके हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा मेरी मल्टीपल सर्टिफिकेशंस भी हैं, ठीक है, जिसमें कॉम सबसे टॉप पे मेरी ये डीबीटी की आती है। ये मैंने इसमें थेरेपी में स्पेशलाइजेशन ली हुई है। और ये पूरे पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो डीबीटी को प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एनएलपी होता है, एनएलपी ट्रेनिंग मेरी है, उसमें ये होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यानी इससे मुराद ये होता है कि आप की इवन फुली बॉडी पोस्चर, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, हर चीज़ से आपकी थिंकिंग और उन चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है। सो इसके अलावा मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस भी हूँ, ठीक है, यानी राइटिंग के अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है। इसके अलावा अब आपके आगे चाइनीज रख दीजिए तो फिर क्या करेंगे? नहीं, इंग्लिश के अभी मेरी है। चलिए ठीक है। और इसके अलावा जी मेरा जो है वो न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी हम जो भी खा पी रहे हैं, डाइट हमारी जो है कॉमन, उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये भी मेरी स्पेशलाइजेशन है और मैं अपनी प्रैक्टिस में भी साथ साथ इसको यूज़ करती हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको समरा शहद की जो गुफ्तगू है वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर इसी तरह की किसी अच्छी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।